तो मैं आप सभी से ये बता रहा था कि नॉर्मली जो रेन एंड मार्टिन की बुक को पढ़ने का तरीका होता है, बुक वन पढ़ा जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि बुक वन तो हम पढ़ेंगे ही। जैसे बुक वन आप ध्यान से देखें तो आपको कितने टोटल चैप्टर दिख रहे हैं जी? चैप्टर 43। यानी टोटल चैप्टर बुक वन में आपको 43 मिलते हैं। ये क्या होता है, बेसिक लेवल पे, और आप ये कह सकते हैं कि एवरेज लेवल पे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फुल प्रैक्टिस के लिए जैसे एक जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, स्पेशली आप पहले फ्रेज की बात करें या क्लॉज की बात करें या सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात करें सेंटेंसेस की, या फिर आप कह लीजिए कि सिंथेसिस की बात करें या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना मेजर वाली, जो कि आपको थोड़ा सा कठिन लगती है और उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो बुक टू में दिया हुआ है। और रेन एंड मार्टिन ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो इसीलिए इस पार्ट को कंपोजिशन का भी पार्ट बोलते हैं, क्योंकि इस पार्ट में आपको बहुत सी चीजें मेहनत करनी पड़ती है। आपको खुद से अपने माइंड का यूज करके, तो जैसे आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो इसका मतलब आप कंपोजिशन कर रहे हो। आपको कोई ऐसे लिखना है, आप कंपोजिशन कर रहे हो, इसीलिए बुक टू को कंपोजिशन के उसमें रखा जाता है, क्योंकि यहाँ आप चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना कि बुक टू आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली कुछ टॉपिक्स के लिए। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो इनको बहुत ज्यादा डिटेल में सेंटेंसेस को यहाँ समझाया जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को और बहुत बृहद लेवल पे समझाया जाएगा। जब आप शुरुआत में पढ़ोगे पहले वाले पार्ट में, तो क्या होगा, पहले वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को एक बेसिक आपको डेफिनेशन बता दिया जाएगा, एक जानकारी दे दी जाएगी कि सब्जेक्ट ये होता है, और फिर उसके बाद वर्ब से बाकी का पार्ट जो है प्रेडिकेट होता है, एक बेसिक जानकारी मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पे आप आओगे ना, तो यहाँ सब्जेक्ट को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो सब्जेक्ट में भी और क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट में एक हेड वर्ड होता है, एट्रीब्यूट होता है, आर्टिकल होता है, ये सारी चीजें डिटेल लेवल पे यहाँ आप पढ़ोगे। फिर प्रेडिकेट के भी ऐसे सब डिवीजन होंगे, ठीक है। तो अब वो सारी चीजें यहाँ पे आप डीपर लेवल पे पढ़ोगे, और फिर इस लेवल पे जब पढ़ गए ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, अब कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। फिर उसके बाद आप फ्रेज में आओगे, तो फिर फ्रेज क्या होगा, बहुत डीपर लेवल पे आप पढ़ोगे एक एक फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, और इनसे रिलेटेड ढेर सारी एक्सरसाइजेज भी यहाँ आपको मिलेंगे, ताकि आप एकदम बहुत बढ़िया सॉलिड अपना जो है बैकग्राउंड कर लो इनसे रिलेटेड। फिर देखिए तीसरा चैप्टर है आपका क्लॉज। फिर हम इसको क्लॉज भी यहाँ पढ़ेंगे। आप देखते हो बहुत से बच्चे क्लॉज को लेकर कितना कंफ्यूज रहते हैं, और हम चाहे जितना पढ़ें, जब आप देखेंगे डीपर लेवल पे जब क्वेश्चन आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो हमको दिक्कत होगी। तो रेन एंड मार्टिन ने कहा भैया हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने देखिए एडवर्ब क्लास पे अकेले जो है 23 से 26, यानी यहाँ पे 4 एक्सरसाइजेज दी हैं। इसी प्रकार एडजेक्टिव पे 4 और नाउन क्लास पे 6 एक्सरसाइज दिए गए हैं, सिर्फ इसीलिए कि आप इनको बेहतर कर लो। तो ये सारी चीजें हम करवाएंगे आपको, ये शुरू में ही चलेगा। तो जब हम आपको शुरू के फर्स्ट 4 चैप्टर पढ़ा देंगे, तो उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अभी ध्यान दे, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, सेंटेंसेस को अब दूसरे प्रकार से डिवीजन किया जा रहा है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब आप सभी को पता है कि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को इसके लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। दो या दो से सेंटेंस को आप जब जोड़ते हो, तभी वही कंपाउंड बन जाता है, वही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब फर्क ये पड़ता है तो उसमें आपने कंजंक्शन कौन सा लगाया, कंजंक्शन के आधार पर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का निर्धारण होता है, ठीक है। तो ये चीज हम यहीं पे पढ़ेंगे। जब ये हम पढ़ेंगे, तो यहीं पे हम देखेंगे कि क्या हमें कंजंक्शन पढ़ने की जरूरत है। अगर जरूरत होगी तो हम कंजंक्शन को यहीं पे खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद इनको पढ़ेंगे। फिर देखिए अब नाउन क्लास के बारे में और डीपर लेवल पे आपको बताया जाएगा, लगभग 4 एक्सरसाइज है। फिर एडजेक्टिव क्लास के बारे में और डीपर लेवल पे जाएंगे, 3 एक्सरसाइज मिलेगा। फिर एडवर्ब क्लास को तो बहुत ही डिटेल लेवल पे यहाँ पे रेन एंड मार्टिन ने आपको बताने की कोशिश की है, देखिए, ताकि आप फिर भूलो ही नहीं। अब की बार जब पढ़ लो आप, तो अब की बार कुछ भूलो ही नहीं। ये देखिए आपके सामने एडवर्ब क्लास जो है, थोड़ा आगे चला गया था, ये देखिए 7 नंबर जो चैप्टर है बुक 2 का, ये क्या है, मोर अबाउट एडवर्ब क्लास। तो ये देखिए 1 2 पूरे जितने भी प्रकार के एडवर्ब क्लास हो सकते हैं,
उनको सबको एग्जाम्पल के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू कराने की कोशिश की गई है। तो टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, कंपैरिजन एंड सपोजिशन और कंसेशन, ये सारे प्रकार के जो एडवर्ब हो सकते हैं उनसे रिलेट करके जो आपके क्लॉज हो सकते हैं, उन सबको यहाँ पे विद एग्जाम्पल यहाँ पे रेन एंड मार्टिन ने बताने की कोशिश की है और सब पे एक एक एक्सरसाइज दिया है। यानी अब इससे ज्यादा डीपर लेवल पे आप क्लास को पढ़ ही नहीं सकते। तो वो यहाँ पे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, आप देखिए 8वें नंबर का जो चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा कठिन होता है, तो उसको एनालिसिस करने की कोशिश की गई है, बताया गया है कि कैसे आप समझोगे, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसी तरह इन्होंने एनालिसिस किया है कंपाउंड सेंटेंस का। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे रेन एंड मार्टिन ने इन सारी चीजों को क्लियर किया है, जो कठिन चीजें हैं। फिर उसके बाद देखिए, आप ये टॉपिक आप सभी ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा और यहाँ भी देखिए बहुत बढ़िया से दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हमने इधर ऑलरेडी पढ़ लिया है सारी चीजें। तो अब यहाँ पे जो जो हमें नई चीजें जरूरत पड़ेगी हम यहीं पे पढ़ते चले जाएंगे। जैसे डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो अगर आप इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन वाला चैप्टर जो है मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, यहीं पढ़ा देंगे ताकि वो यहीं पे क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ आप डीपर लेवल पे सीखना चाहते हो। तो ये आपके एडजेक्टिव चैप्टर में एक छोटा सा चैप्टर है, एडजेक्टिव वाले पार्ट में डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो यहीं पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हम यहीं पे साथ में चलते चलेंगे। फिर ये देखिए, जितने भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं वो सब हम यही सीखेंगे। जैसे यहाँ देखिए आपका इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, तो अगर आप लोग की इच्छा होगी तो इसको यहीं पढ़ा देंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, इसको बाद में भी कर सकते हैं। फिर ये तो हम वहीं पढ़ाएंगे, तुरंत पढ़ा देंगे अफर्मेटिव एंड निगेटिव, क्योंकि आप सेंटेंसेस तो आज ही मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे चेंज करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी तरह इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस को आपस आपस में इंटरचेंज करना होगा, एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव को आपस में चेंज करना होगा, और वन पार्ट ऑफ स्पीच को किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना होगा। ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। ये हम सीखेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन अभी और ज्यादा डीपर लेवल पे है, अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का एक दूसरा भी पार्ट है, और दूसरे वाले पार्ट में क्या हुआ है आप देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे ध्यान दें आप, ये सारी चीजें नॉर्मली कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि रेन एंड मार्टिन बहुत एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है, लेकिन हम वो सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। जैसे आप देखिए, कन्वर्सन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, ऐसे सिंपल को कंपाउंड में बदलो, और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा कंपाउंड टू सिंपल। तो हम एक साथ सारा देख लेंगे एक साथ। फिर इसी प्रकार कैसे आप सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलिए और कैसे कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड में था ये, लेकिन ये है कि हम यहाँ और अच्छे से इसको सीखेंगे, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कैसे बदलेंगे। अगर आपने इतनी चीजें यहाँ सीख ली ना, तो आपका इतना अच्छा लेवल हो जाएगा कि फिर कंजंक्शन तो आपके लिए एकदम कुछ नहीं रह जाएगा, कंजंक्शन टॉपिक, क्योंकि कंजंक्शन का ही यूज करके आपको करना है और थोड़ा बहुत आपको प्रीपोजिशन का यूज करना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही हमारा कंजंक्शन एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ हम डीपर लेवल पे सेंटेंस, जब इतने इतने बड़े बड़े सेंटेंस को कन्वर्ट करने लगेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होगा और हम एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, आपका सिंथेसिस नाम का चैप्टर है, आप सभी ने पढ़ा होगा। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आप ये देखेंगे कैसे दो सेंटेंसेस को अलग अलग जोड़ के एक ही सिंपल सेंटेंस, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है और इसको जोड़ के एक सिंपल बना देना है। इसी प्रकार से आप दूसरे चैप्टर में देखोगे कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। फिर तीसरे चैप्टर में देखोगे कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अगर इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर उसके बाद से आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, और ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है इसको हम टेंस वाले चैप्टर के साथ में पढ़ाएंगे बाद में। तो आपने देख लिया ना कि हम कैसे बुक 2 को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं।
और बुक 2 यदि आपने कर लिया, नॉर्मली बुक 2 बच्चे कर नहीं पाते हैं। आप सभी बताइए, आप सभी के पास बुक है, आप में से कितने लोगों ने बुक 2 के सारे एक्सरसाइज या ये कभी करने की कोशिश की है? बताइए ईमानदारी से। बुक 1 नॉर्मली पढ़ के हम छोड़ देते हैं। अगर आप में से किसी ने किया हो तो ईमानदारी से बताना कि क्या रेन एंड मार्टिन के बुक 2 को आप में से किसी ने किया, ये जो पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है? यस या नो? नो सर। नो सर। नो नहीं, सर। हाँ, नो क्योंकि सर। हाँ, और दूसरी किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करेंगे वो ये वाली एक्सरसाइजेज नहीं करवाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है और टीचर सोचता है हम क्यों इतना परेशान हैं, है ना? ये तमाम बातें आ जाती हैं, तो नहीं करवाते। लेकिन हम आपके साथ परेशान होंगे क्योंकि आपके करियर की बात है और हमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। इस बार रेन एंड मार्टिन को हम पूरी तरह से इस पे फतह हासिल करेंगे। ये जो आपको दूसरा पार्ट बुक 2 का दिखाई दे रहा है, बुक 2 पार्ट 2, ये वाला पार्ट बहुत ही, अगर आप हमसे पूछें कि सर ये बताइए कि इस बुक में, रेन एंड मार्टिन बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन है, तो मैं कहूंगा ये सेक्शन है, जो करेक्ट यूसेज का सेक्शन है। अब इसको रेन एंड मार्टिन ने काफी पीछे रखा है। क्यों पीछे रखा है? जानबूझ के उन्होंने पीछे रखा है कि बच्चा पहले एक बेसिक लेवल पे अपने आप को मजबूत कर ले, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ भी पार्ट जो बुक 1 का पार्ट, बुक 2 का पार्ट 1 है उसको भी कर ले, तब जाके इसको करे। इसको तब करेगा तो उसका लेवल हाई होगा। जब लेवल हाई रहेगा तभी वो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा और कर पाएगा। इसीलिए इसको तीसरे नंबर पे दिया गया है। तो हमारा भी सेम वैसे ही तरीका चलेगा जैसे रेन एंड मार्टिन ने दिया। हम कनेक्ट कैसे करेंगे? हमने क्या बताया आपको कि हम कुछ बेसिक चीजें बताने के बाद हम सीधे बुक 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं, जो आपने ऊपर अभी देखा, बुक 2 पार्ट 1। जब बुक 2 पार्ट 1 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम बुक 1 पे आ जाएंगे और बुक 1 के जो जितने भी 43 चैप्टर्स हैं हम उनको 1 बाय 1 करते जाएंगे और उनके साथ साथ ये जो पार्ट सेकंड है वो भी कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बुक 1 का जो पोर्शन है वहां आप नाउन प्रोनाउन पढ़ ही जा रहे हो, वहां एडजेक्टिव पढ़ोगे, वहां वर्ब पढ़ोगे, तो जब आप वहां पढ़ रहे हो तो उसके साथ ये उसका सप्लीमेंट्री एडवांस लेवल है, ठीक है, कैसे यूज करना है, तो उसी के तुरंत बाद आप इसको पढ़ लीजिए। तो अब आपका क्या हो जाएगा, एकदम पूरा कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक 2 को पढ़ेंगे, फिर बुक 1 के साथ हम बुक 2 के पार्ट 2 को करेंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका रेन एंड मार्टिन की पूरी बुक बहुत तेजी से हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा और सबसे लास्ट में हम पार्ट 3 करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वर्ब के पैटर्न पे, क्वेश्चन टैग पे, ठीक है, मोर स्ट्रक्चर, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं आप कर लोगे तो कई आपके एग्जाम में नहीं आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को जानते हैं तो कई सेंटेंस वहां पे आप आसानी से समझ जाओगे कि क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे प्रकार की यहाँ पे एक ड्रिलिंग आपकी करवाई जा रही है कि देखो इतने प्रकार के इंग्लिश के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतनी चीजें आप कर लोगे तो अब आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ जाओगे और फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो बाकी चीजें हैं ये आपके एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको आप अपने लेवल पे, यदि आपको और अपना स्टोरी टेलिंग या ये सब चीजें अच्छी करनी है तो ये अपने लेवल पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ये फिलहाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेटर राइटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें जरूरी हैं, कभी कभी आ जाती हैं, तो हम लेटर राइटिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। और बस ये चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे रेन एंड मार्टिन को आपके सामने खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है एकदम एक कॉन्फिडेंस आ जाए। रेन एंड मार्टिन है तो सबके पास, लेकिन कोई भी व्यक्ति दावे के साथ नहीं कह सकता कि हमने इस पूरी बुक को पढ़ लिया। रीजन ये है कि इतने पार्ट में डिवाइड है कि हम जानते ही नहीं कि इसको पढ़ा कैसे जाए। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि हम रेन एंड मार्टिन को बहुत अच्छे से पढ़ें और सही तरीके से सीखें और क्रम से पढ़ें, जिस क्रम में उसको पढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो ये 4 चैप्टर जो शुरू के हैं ये हम पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। इसको यहाँ से हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीधे हम बुक 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम बुक 2 पे जाएंगे। वो बुक 2 का एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये एकदम इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो चलिए सीधे अब आ जाते हैं उन पेजेस पे जहां से आपका चैप्टर शुरू होगा।
अब यहाँ पे अब ध्यान दें, चैप्टर हमारे सामने है। इस बार थोड़ा सा हम रेन एंड मार्टिन को ज्यादा स्टिक करेंगे, मतलब रेन एंड मार्टिन को एग्जैक्टली जो रेन एंड मार्टिन ने दिया हम वही फॉलो करेंगे। थोड़ी बहुत मुझे रेफरेंसेस देनी होंगी तो मैं देता रहूंगा, लेकिन पहले मैं रेन एंड मार्टिन को ही अब पूरी तरह से कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस के थ्रू कुछ और बुक्स में अगर कोई ऐसी चीज है जो यहाँ से ज्यादा बेहतर दिया है या नहीं दिया है, उसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, और जो बहुत जरूरी होगी वो हम बीच बीच में यहाँ बताते भी रहेंगे। तो अब ध्यान दें, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस समझना है ना, तो सेंटेंस से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, वर्ड तो एकदम बेसिक चीज है। कोई भी वर्ड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, वर्ड बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं जी, लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स को आप क्या केवल कुछ लेटर्स ए बी सी डी ऐसे रख दोगे तो वर्ड बन जाएगा, ऐसे कैसे भी रख दो तो वर्ड बन जाएगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, जब आप कुछ लेटर्स को एक मीनिंगफुल क्रम में रखते हैं, ठीक है, एक ऐसे क्रम में रखिए कि वहां से कुछ मीनिंग निकल पाए, कुछ सेंस निकल पाए, ठीक है, तो आप तब उसको वर्ड बोल पाएंगे, नहीं तो वर्ड नहीं हो पाएगा। तो अगर वर्ड की आपसे डिफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगा जी, क्या होगा, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, हाँ क्या होगा जी, इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, यानी वर्ड को जब एक सुव्यवस्थित क्रम में रखा जाए और जिससे कुछ मीनिंग निकल के आए तो फिर आप उसी को वर्ड बोलेंगे। सेम सेंटेंस इससे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि सबसे पहली यूनिट तो लेटर्स हो गई, फिर लेटर्स के बाद जो उससे बड़ी यूनिट क्या हो गई जी, वर्ड हो गई। तो यहाँ पे क्या करना, सेंटेंस के केस में क्या होगा जी, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, या आप इसे दूसरे शब्दों में कह लो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैव अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, ठीक है, एक ऐसे शब्दों का समूह जिनका एक कंप्लीट सेंस आपके सामने निकल के आए, ठीक है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, तो क्या हो जाएगा जी, सेंटेंस। इसी प्रकार वर्ड के भी केस में कि क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। तो आप देखिए यही सेम चीज यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत आसानी से बेसिक चीज है। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, ठीक है, वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। ठीक है, वर्ड्स को हम नॉर्मली ग्रुप में यूज करते हैं, जैसे आपने देखा कि लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, तो आपने इनको एक जो है ग्रुप में यूज किया है, लेकिन साथ ही साथ इस ग्रुप में यूज करने के साथ आपने ये भी ध्यान रखा है कि इनसे कुछ मीनिंग निकल के आए, यानी इसको इस क्रम में रखा है कि एक मीनिंग निकल के आनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, इस तरह के वर्ड, ठीक है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो आप लाइक दिस को हटा दें, अगर सिर्फ आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से ये तो एकदम एकदम छोटा है। कहीं पर भी कोई भी आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो यही सबसे बेसिक चीज बताई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एकदम अच्छे तरह से ध्यान रखना, बात क्या होती है कि बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आप जान जाइए, आप इसलिए भी पढ़ते हैं कि कल इस चीज को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने किसी से पूछ लिया, किसी ने आपसे पूछ दिया कि ओके नाउ टीच अस सेंटेंसेस, तो आप कैसे पढ़ाओगे? तो आपको ये पढ़ाने का तरीका भी सीखना है कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया गया कि भैया आप हमें बताओ सेंटेंस क्या है, तो आप जानो ही नहीं, उसे बहुत बढ़िया से बता भी सको। और ये हमारी क्लास इस बात को बेस करके बनाई गई है कि आप जो है बहुत सही राइटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बहुत अच्छा। और आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी जो है आप उसको बताइए तो वो आपसे इम्प्रेस होना चाहिए, यानी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे चंचल जी ने क्या मैसेज बोला, राइटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आपके अपने लैंग्वेज होने चाहिए, जरूरी नहीं कि आप किताबी लैंग्वेज को ही बोलो, लेकिन वो बात वही निकल के आनी चाहिए जो उसकी मीनिंग में निकलता हो। ठीक है, तो अब बताइए जी, अगर मैं आपसे पूछी वर्ड क्या है, तो वर्ड में क्या हो जाएगा जी, जैसे अभी आपने बोला इसी तरह सेम वैसे क्या हो जाएगा, राइटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। सेंटेंस में क्या हो जाएगा, राइटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बस ये हो गया। अगर हम दूसरे अपनी लैंग्वेज में आपसे बोले तो आप ये कह सकते हैं कि इफ वी अरेंज डिफरेंट वर्ड्स
इन अ राइटफुल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन अ राइट ऑर्डर, ओके, इट कॉल्ड सेंटेंस। तो ऐसे बस ध्यान देना है। चलो अब आगे आते हैं सेंटेंस के डिफरेंट काइंड्स पे। सेंटेंस के जो डिफरेंट काइंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सबसे पहला जो काइंड है वो कहलाता है स्टेटमेंट या असर्शंस, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सबसे पहला काइंड है जो क्या करता है जी, स्टेटमेंट या असर्शन को शो करता है, जोर दे के किसी बात को बोलने की कोशिश की जाती है या किसी चीज पे केवल एक स्टेटमेंट पास किया जाता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। यानी निगेटिविटी, कोई क्वेश्चन आंसर, इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती है। तो जब भी कोई चीज सिंपली वे में कह दिया जाता है और तो उस वाले केस में ये आपका स्टेटमेंट होता है। इसके लिए जो और एक वर्ड यूज किया जाता है, आप इसे बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं जी? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। आपने किसी भी चीज को नॉर्मली वे में बस कह दिया, ठीक है, किसी चीज के बारे में, ठीक है। अब जब उस चीज को आपने कहा तो ये दो प्रकार से आप कह सकते हो। कितने प्रकार से? ये दो प्रकार से। एक तो तरीका हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है जी, निगेटिव। पॉजिटिव तरीके का मतलब क्या हुआ कि जब आपने उस चीज को कहा तो आपने किसी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया। निगेटिव का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और ये जो पॉजिटिव होता है इसको आप क्या बोल सकते हो? दूसरा वर्ड क्या है जी? अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं जी? अफर्मेटिव, ठीक है। इसी को अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव की स्पेलिंग AFFIRM होना चाहिए, ठीक है, देख लेना। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ हम थोड़ा डीपर लेवल पे बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए। दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन का, मतलब इसमें सेंटेंस का, उससे हम बोलते हैं क्या जी? इसमें तो देखो इसने क्वेश्चन लिखा है डायरेक्ट डायरेक्ट, उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जो इसके लिए एग्जैक्ट ग्रामेटिकल टर्म है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं जी? इंट्रोगेटिव। अब जब आप इंट्रोगेटिव की बात करते हो, ये जो मैं आप इस पे लिख रहा हूँ, क्या क्लियर दिख रहा है कि मुझे किसी दूसरे पेज पे लिखना पड़ेगा? लेट मी नो। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? जब आप इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और दूसरा WS टाइप। अब देखो आप लोग कह रहे होगे सर ये तो मैं बहुत बच्चों वाली चीज है सर बता रहे हैं, लेकिन बात यह है कि क्लास की शुरुआत तो इजी से ही डिफिकल्ट की ओर जाते हैं, है ना? तो इसलिए इजी भी चीज लगे उसे भी पूरे मन से सुनिए, क्योंकि वो चीज आपका रिवाइज हो रहा है, वो चीज याद हो रहा है। तो हमें क्रम से ही चलना है चीजों को, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, चीजों को समझते हुए चलना है। तो जो इंट्रोगेटिव होगा उसके भी दो प्रकार हैं, यस नो टाइप और WS टाइप, ठीक है। अभी एक बेसिक लेवल पे चलते हैं, फिर उसके बाद अभी हम इन चीजों पे थोड़ा डीपर लेवल पे भी आएंगे। फिर तीसरा जो टाइप है वो आपका क्या है जी? इंपरेटिव। क्या है जी? इंपरेटिव। इसमें क्या होगा? इसमें तीन चीजें होती हैं। या तो आपको कमांड होगा, कमांड, या फिर आप इसी को कह लो ऑर्डर, ठीक है। दूसरा क्या होता है जी? रिक्वेस्ट होता है। और तीसरा क्या होता है? एडवाइस होता है या सजेशन होता है, ठीक है। ये मुख्यतः तीन चीजें होती हैं इंपरेटिव में। और सबसे लास्ट में आपको मिलता है क्या जी? एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी में आप सभी को पता है कि जो सडन फीलिंग ऑफ हार्ट होता है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा डीपर लेवल पे आते हैं और कुछ चीजों की यहीं पे हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ भी क्लियर दिख रहा है, बहुत अच्छा। अब एक आप बात मुझे बताओ कि जब आप असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो एक तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव में थोड़ी सी कुछ बातें बतानी जरूरी है आप सभी को। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान दे, स्ट्रक्चर। ये जितने भी आपको सेंटेंसेस मिलते हैं इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको ये फॉलो करते हैं। जो कि रेन एंड मार्टिन यहाँ पे वो चीज नहीं बताते हैं आपको। वो मानते हैं कि स्टूडेंट को नॉर्मली ये पता होता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। आप ध्यान रखना कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ये सब फॉलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा उस स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। इसीलिए मैंने इसके लिए एक मास्टर स्ट्रक्चर बना रखा है और वो आप सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड में लिख देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट और जितनी भी चीजें हैं सब इसी में आ जाएगा। अब मेरे को एक बात आप बताइए, जैसे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर वास्तव में दिखाता है अफर्मेटिव सेंटेंस को या पॉजिटिव सेंटेंस को? ये है आपका। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मास्टर स्ट्रक्चर है। दुनिया में कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में यदि वो पॉजिटिव होगा तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा जी? जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो इस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करता है? कैन एनीवन टेल? ये सारी बातें ध्यान रखनी है क्योंकि आप लोग शुरुआत से ही पढ़िए थोड़ा डीपर लेवल पे और कुछ चीजें बाद में जाकर और क्लियर होंगी। तो आप ये बताइए कि जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं क्या वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? ये मास्टर स्ट्रक्चर है, निश्चित रूप से फॉलो करते हैं। लेकिन हर जगह, जैसे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपवाद होता है ना, वैसे यहाँ भी अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। क्या आप लोग मुझे कोई एक एक्सेप्शन बता सकते हैं जहां पे ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता पॉजिटिव सेंटेंस में? एनीवन? फास्ट। सर he goes to school नहीं होता सर इन्वर्जन में, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है पर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। बिल्कुल, एक तो आपने बोला इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन में ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। लेकिन जब इन्वर्जन खुद ही हो गया, इसका मतलब ये है कि उसको जानबूझ के उल्टा पुल्टा किया गया है। जब उसको आप सीधा करोगे तो फिर वो इसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वो उल्टा पुल्टा कर दिया गया, वो इन्वर्जन हो गया। लेकिन मैं आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि ये तो इन्वर्जन चलो बहुत अच्छा आपने बताया, दूसरा ये मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अफर्मेटिव का ही हो लेकिन ये सारी चीजें अपने साथ लेके ना चल रहा हो? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो होते हैं सेंटेंस। बिल्कुल, बहुत सही। देखिए बहुत अच्छा आपने बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा क्या हो गया जी? पास्ट इंडेफिनिट। ये दो ऐसे टेंसेज हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस की यदि आप बात करो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। कहीं होता है? आपने बोला रवि वेंट, ठीक है, तो आपने रवि वेंट बोल दिया, यानी आपने क्या किया जी? सब्जेक्ट यूज किया और सीधे मेन वर्ब यूज किया। क्या किया? सब्जेक्ट यूज किया, मेन वर्ब यूज किया, और हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया ही नहीं। तो क्या हो गया? इसका मतलब ये गलत नहीं हो गया, ये वास्तव में ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन। इसीलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि दो दुनिया के ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, केवल दो। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। वो कहते हैं कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का मास्टर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो नहीं करेंगे। जो करना है करो, अफर्मेटिव में ये फॉलो करते ही नहीं है। क्लियर है? ये बताइए सब लोग इस बात से सेटिस्फाइड है? किसी को कोई डाउट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब स्ट्रक्चर आप बोलेंगे तो आपने क्या दिया जी? रवि गोज, रवि गोज। तो अब क्या हुआ? सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। तो ये चीजें हैं। अब आपके एग्जाम में देखो, आजकल का जो एग्जाम है ना, वो आपको बहुत परेशान करता है। वो क्या करता है कि इसी स्ट्रक्चर पे एक स्टेटमेंट बना देगा और आपसे स्टेटमेंट पूछ देगा। बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है तो वो स्टेटमेंट गड़बड़ा जाता है, या पढ़ा भी है लेकिन उतने डीपर लेवल पर सोचा नहीं। ये कौन बच्चा नहीं जानता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में जो है आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हो? सब जानते हो, लेकिन कनेक्ट करना होता है कॉन्सेप्ट को। जब आप पूरी तरह से रूल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तभी आपकी ग्रामर अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो अब आप, मेरे ख्याल से ये बात हर किसी को समझ में आ गई होगी। एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने इस तरह से अफर्मेटिव से रिलेटेड बेसिक चीजें समझ ली हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे, और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे निगेटिव, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आता है, उसको देखते हैं। सबसे पहली बात क्या करेंगे? मास्टर स्ट्रक्चर की। तो जो मास्टर स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव से रिलेटेड, निगेटिव से रिलेटेड, वो क्या है जी? वो आपका है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, मतलब जो भी निगेटिव नॉट आएगा, या फिर नेवर भी आ सकता है, ऐसे अलग अलग आते हैं नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आ भी सकता है, नहीं भी आता है, ऑब्जेक्ट आना हमारे लिए जरूरी नहीं है।
इसीलिए मैं यहाँ पे हमेशा अदर वर्ड लिखता हूँ कि अगर आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, लेकिन इतनी चीजें आनी जरूरी होती हैं एकदम। तो ये है आपका मास्टर स्ट्रक्चर। अब ध्यान दो आप, इस मास्टर स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा है कि जो ये नॉट है ना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज हुआ है। अच्छा, जितने भी लोग कोचिंग में पहले भी ये क्लास ले चुके हैं, प्लीज वो लोग साइलेंट रहेंगे, दूसरे को मौका देंगे कि ये जो नॉट आप देख रहे हो कि बीच में यूज हुआ है, आपने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज किया गया है। तो क्या ये नॉट हमेशा ऐसे ही यूज होगा? अभी हम इस चीज को समझेंगे। पहले इसी के साथ हम इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। और आप सभी ने ये देखा है कि इंट्रोगेटिव के जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, आपका सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लगेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब होगा, और फिर उसके बाद जो चीजें आएंगी ये स्ट्रक्चर है नॉर्मली। अब अगर मैं कोई एक सेंटेंस की बात करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी एक सेंटेंस ले रहा हूँ, बेसिक चीजें बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कभी भी इन चीजों को लेके आपके मन में डाउट ना रहे। आपने ये बोला कि रवि, ठीक है, रवि की जगह पे ले लो आई हैव किल्ड, आई हैव किल्ड द लायन, आपने ये बोला, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल में बात कर रहा हूँ। तो आप ये बताओ कि आपको नॉट यूज करना है तो आप कहाँ पे करोगे नॉट? तो अगर आप अकॉर्डिंग टू द रूल देखें तो आप क्या देखेंगे जी, नॉट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो आपने बहुत आसानी से पहचान लिया, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, और यहाँ बीच में आपने नॉट लगा दिया। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव नॉट किल्ड द लायन। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हैव आपका आगे आ जाएगा और क्या बनेगा, हैव आई, ठीक है, नॉट यही जगह पे रहेगा, इसी पे, हैव आई नॉट किल्ड द लायन, ये बन गया। अब मैं आपके सामने एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं और आप सभी को उस सेंटेंस को निगेटिव में नॉट लगाना है और इंट्रोगेटिव में भी नॉट लगा के बताना है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं और इसको जल्दी से बताइए। आई कुड हैव किल्ड द लायन, ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई ought to have respected my parents, ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए था, ठीक है, ये है। अब आप जल्दी से इन दोनों सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बना के बताना है। जल्दी से आप लोग टाइप करेंगे और टाइप करके बताइए। अगर आप आई कुड नॉट हैव किल्ड द लायन है, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई कुड हैव नॉट किल्ड द लायन होगा कि आई कुड नॉट हैव किल्ड द लायन होगा, क्या होगा ये देख लेना है। इसी प्रकार से आई आर टू हैव रिस्पेक्टेड माय पेरेंट्स में क्या करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ना, जैसे आप ध्यान दे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हम एक्चुअली सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ गई कि हम किसको माने। मेन वर्ब तो हमें एकदम क्लियर है, तो यानी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ भी मेन वर्ब एकदम क्लियर है, इसका मतलब यहाँ ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अब नॉट का यूज कहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, एनीवन? चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट। अच्छा, जो नए लोग हैं वो लोग भी ट्राई करें। आई कुड नॉट हैव किल्ड द लायन, बहुत अच्छा, सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अच्छे लेवल पे हर चीज को सीखना है। एनीवन एल्स? जितने नए लोग हैं वो लोग भी ट्राई करें, कोशिश करें। चलो आप बोल सकते हो, कोई भी, एनीवन? नए लोग जितने भी हैं आप लोग बोलिए भाई। आवाज नहीं आ रही है तो अब एक बात ध्यान दो, चलो ठीक है, आप लोग अच्छा कर रहे हो, शांत हो, तो मेरे लिए दिव्या सिंह, आई कुड नॉट है। दूसरा वाला भी बनाइए, दूसरा वाला भी बनाइए, आई आर टू हैव रिस्पेक्टेड माय पेरेंट्स वाला। अनिल, आई कुड नॉट है, बहुत अच्छा। अनिल जी, अब आप जितने भी लोग हैं सब लोग दूसरे वाले को बनाइए, ठीक है, और ध्यान दीजिए कि आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाइए, ठीक है। तो दूसरा वाला बनाइए, दूसरे वाले को बनाइए, आई आर टू हैव रिस्पेक्टेड माय पेरेंट्स का निगेटिव क्या होगा और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, जल्दी से।
संतोष मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, है ना। चलिए जल्दी से बनाइए अपनी कॉपी। देखिए आप जब हमारे साथ पढ़ेंगे ना तो आपकी कॉपी हमेशा ओपन रहनी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है जो कहीं बाहर हो, किसी बस में हो या कहीं घूम रहा हो, वो पढ़ रहा हो। अगर ऐसी है तो बता दीजिए मेरे को अभी। नहीं, क्योंकि मैं सबसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि हर कोई अपनी कॉपी में लिख रहा होगा, क्लास ले रहा है। अगर बाई चांस कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्लास नहीं छोड़ना है। आई आर टू नॉट हैव रिस्पेक्टेड माई पेरेंट्स। अच्छा, और 8 वाले को बनाइए जल्दी से। अच्छा, प्राप्ति बस में, ठीक है प्राप्ति, आपको जो है हमने एग्जाम कर दिया है। आप टाइप कर सकती हो, अगर ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि बस चल रहा होगा तो आपको दिक्कत हो रही होगी। Sir, I ought not to have respect my parents. ओके, गुड गुड, ओके। तो अब ध्यान दो, तो जो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? अनुपमा अभी बताइए, इंट्रोगेटिव क्या बनाओगी आप? तो सेकंड वाले का? हाँ नहीं, हाँ सेकंड वाले का। सर, ought I ought I not to have respect my parents? अच्छा, am I not किसी ने सर I ought to not to have, ये बनेगा सर। I ought to not। अच्छा चलिए देखिए, अब मैं थोड़ा सा कुछ डीपर लेवल पे ले चलता हूँ, चीजों को समझिए। होता क्या है ना कि जब आपको ऐसी सिचुएशन आए कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पिंग वर्ड दिख रहा है, जैसे यहाँ देखो 3 दिख रहे हैं, यहाँ सिचुएशन में 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे सामने प्रॉब्लम हो जाती है कि हम नॉट का यूज कहाँ करें, क्योंकि हमने जो मास्टर स्ट्रक्चर पढ़ा यहाँ तो सिर्फ यही पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, लेकिन जब ज्यादा आ गया तब क्या करें हम, हमारे सामने प्रॉब्लम फंस जाती है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी। जैसे सपोज करिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी जी, ये ज्यादा वर्ड की होगी, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी एक्स वाई जेड, ठीक है, और एबीसी मान लो ये हो गई, इतनी बड़ी वर्ड हो गई। तो अब आपके सामने दिक्कत आ रही है, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया और मेन वर्ब इसके बाद कोई हो गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप एक काम करो, आप बस एक चीज ध्यान दो कि इसमें जो पहला वाला वर्ड है इसको अलग कर दो, बाकी ये जो जितने भी वर्ड दिखे ना इसको मान लो कि ये मेन वर्ब का पार्ट है। क्या है जी? मेन वर्ब का पार्ट है, मेन वर्ब से ही कनेक्टेड है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप ऐसा मान लोगे कि ये मेन वर्ब हो गया। अब तो सीधी सी बात, मेन वर्ब का पार्ट यानी मेन वर्ब के साथ हो गया, और फिर अब इसी रूल पे आ जाओ। और ये रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। यानी आपने पहले वाले को अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब माना है, बाकी मेन वर्ब हो गया, तो नॉट क्या हो जाएगा, पहले वाले वर्ड के ठीक बाद। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा जी, आई कुड नॉट हैव किल्ड। तो जितने भी लोगों ने बताया सही बताया। तो आपने क्या किया कि मेन, अब एक चीज अपने दिमाग में रख लेना है कि अगर आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब के बाद तो आप कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन स्थायी नहीं है, ये चेंज होती रहती है। चेंज होती है कि नहीं चेंज होती है? आप देख रहे हैं ना कि ये इंट्रोगेटिव में आगे आ जाता है। तो दो चीज चेंज हो, जो व्यक्ति का नेचर ही फिकल है, जो व्यक्ति अपने नेचर को बदलता रहता है, हम उस पर क्यों रिलाई करें? तो कौन चेंज नहीं हो रहा है बार बार? मेन वर्ब। मेन वर्ब अपनी जगह पे स्थिर है। तो आप रूल ऐसे बनाया करिए कि नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं। अगर आप ये रूल पढ़ोगे कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब पे बात करते हैं तो आप गड़बड़ हो जाओगे। तो हमेशा क्या पढ़िए, नॉट का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले करते हैं। तो ये अपने दिमाग में बना लो। दूसरी बात एक ये बना लो कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्द का हो तो आप क्या करोगे, सिर्फ पहले वाले को हेल्पिंग वर्ब मानोगे और नॉट का प्रयोग उसी के हिसाब से करोगे। तो अगर आपने पहले को हेल्पिंग वर्ब माना तो बाकी क्या हो गया जी, मेन वर्ब हो गया। यानी नॉट का प्रयोग अब मेन वर्ब से पहले करना है। तो अब यहाँ केस में देखो ये 2 है, तो आप लोग एक साथ बताओ जी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिर्फ कुड होगा, और ये हैव क्या हो गया, ये मेन वर्ब का पार्ट हो गया। हो गया कि नहीं हुआ जी? यस सर। अब आपको नॉट का यूज कहाँ करना है जी, मेन वर्ब से पहले। तो आपने का प्रयोग कर दिया। जब आप इंट्रोगेटिव में गए तो इंट्रोगेटिव में गए तो अब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, तो आ जाने दो इसको, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये आगे आएगा तो नॉट अपनी जगह पे मेन वर्ब से पहले ही पड़ा रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा जी, अब ये सेंटेंस आपका कुड आगे आ गया, तो कुड आए, ठीक है, और हैव किल्ड आपका मेन वर्ब इस समय है, तो इसके ठीक पहले नॉट आ जाएगा। तो कुड आए फिर नॉट हैव किल्ड,
ये हो गया। इसी प्रकार से अगर आप ये वाले सेंटेंस की बात करें, आई ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड, तो यहाँ आप ध्यान दें कि यहाँ पे सिर्फ आपने ऑट वाले को, पहले वाले को हेल्पिंग वर्ब माना है और बाकी टू हैव रिस्पेक्टेड क्या हो गया जी, बोलो मेरे साथ, टू हैव रिस्पेक्टेड क्या हो गया, ये पूरा सर मेन मेन वर्ब का पार्ट, ये मेन वर्ब हो गया। तो जब ये मेन वर्ब हो गया तो नॉट कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब से पहले, तो अब Yes, क्या हो sir. जाएगा जी, आई I ऑट ought नॉट, not to have respect my ठीक parents. है। तो कोई लिख रहा था आई आर टू नॉट, नहीं, आई ऑट नॉट टू हैव रिस्पेक्ट, ये ध्यान देना। इसी प्रकार से जब आप इंट्रोगेटिव में आओगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब भी तो बाहर आएगा। तो अब चूंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि टू हैव अब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, ये मेन वर्ब के साथ जुड़ गया है, अब हेल्पिंग वर्ब केवल एक बचा है और, इसको आप आगे लेके गए, ठीक है। तो अब आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ऑट आई, Ought I not और to फिर have नॉट यहाँ respect? पे आएगा, ठीक है। तो ये कहानी जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, बड़े बड़े सेंटेंस को देख के डरना नहीं है, नॉट का प्रयोग एकदम सही तरीके से करना है। क्लियर है सभी को 100%? Yes, sir. क्लियर? यस सर, यस सर। अब आगे ध्यान दीजिए, अब कभी ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए नॉट वाला। अब दूसरी बात ये है कि ये जो आपका निगेटिव सेंटेंस है, ये कहता है कि भैया निगेटिव बनाने के लिए ऐसा नहीं कि केवल आप निगेटिव वर्ड का यूज करोगे तभी निगेटिव बनेगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो निगेटिव वर्ड की तरह काम करते हैं। तो अगर आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उन वर्ड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके साथ आप किसी पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे नो को यूज करते हुए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, तो अगर मैंने कहा कि वी हैव नो टाइम, क्या आपने बोला, वी हैव नो टाइम, तो ये नो यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ नॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस आपका निगेटिव बन गया, ठीक है। अगर इसी को आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें और आप ये बोलना चाहते हैं वी हैवंट, वी हैव नॉट लिख लो, वी हैव नॉट, ठीक है। अब वी हैव नॉट क्या लिख सकते हो, सम टाइम। अगर आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आ गया कि ये बताओ कि इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो वहां ऐसे सेंटेंस लिख के आ सकता है कि वी हैव नॉट सम टाइम, तो बताओ यहाँ क्या गड़बड़ी है, एनीवन, क्या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, बताइए। आपने एक लिखा वी हैव नो टाइम, या इसी सर को सम नॉट के साथ सम नहीं लगेगा सर, एनी एनी लगेगा नॉट सर। के, यही ध्यान देना है कि दोनों ही मतलब नेगेटिव वर्ड। बिल्कुल, तो आपको इसके साथ सम का आप यूज नहीं कर सकते, यानी इसके साथ आपको एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो अपने साथ पर्टिकुलर जो है एडजेक्टिव या डिटरमाइनर लेके चलता है, तो आप सम वाला यहाँ यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग में जा रहा है तो सम पॉजिटिव मीनिंग देता है, तो ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, तो इसीलिए आप सम यूज नहीं कर सकते। इसी तरह मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको बताना है कि क्या इनकरेक्ट है और क्या करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है और ये हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक वर्ड हम लेते हैं नन का यूज देखते हैं, नन, और हमने सेंटेंस लिखा, ये मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं ये जॉन स्टूड की बुक है, ऑक्सफोर्ड पॉकेट लर्नर्स ग्रामर, ठीक है, वहां से मैंने लिया है। ये देखिए टिकट्स, फिर उसके बाद से मैंने क्या बोला, ओह देयर आर नन लेफ्ट, टिकट की बात आई और फिर इन्होंने बताया कि देयर आर नन लेफ्ट, मतलब कोई भी अब टिकट बचा नहीं है, तो नन वर्ड यहाँ पे निगेटिव वर्ड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी को आपने दूसरा मैं लिख रहा हूं, अब बताना है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब आप इसको बनाइए कि अगर आपको यूज करना है इसी बात को दूसरे तरीके से कहना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा के, तो आप कैसे करोगे, कैन एनीवन टेल, कि इसी को आप एक दूसरा कन्वर्ट करना चाहते हो तो बताइए कैसे बनेगा। तो ये सेम ऐसे ही जाएगा, टिकट्स, ठीक है, ये हो गया, फिर सेम ओह, फिर उसके बाद अब बनाना है क्या होगा, देयर आरंट, देयर आर नॉट या आरंट, ठीक है, क्या होगा, एनी लेफ्ट, क्या हो जाएगा जी, एनी लेफ्ट, ये बन गया आपका। तो देयर आरंट एनी लेफ्ट, तो ये सेम वही चीज बोल रहा है, बस आपका तरीका चेंज है,
तो आपने क्या देखा, एक जगह नो देखा, नो की जगह पे भी आपने एनी का यूज किया है जब नॉट वाला स्ट्रक्चर आया। इसी तरह जब नन आया है तो नन की जगह भी आपने एनी का प्रयोग किया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर गलती से सम आ गया यहाँ पे तो वो गलत हो जाएगा, और यही बात आपको ध्यान देना एग्जाम में। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से जो है आपने बोला, एक नथिंग का यूज बता रहा हूं। आपने बोला कि आई डिड नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आई डिड नथिंग रॉन्ग। अब एक और स्ट्रक्चर इसी का दूसरा वाला बताइए क्या हो जाएगा। अगर आप इसको डिड नॉट से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा जी, जल्दी बताइए। अगर आप इसको डिड नॉट से बनाना चाहें तो क्या बनेगा? Sir, I did not do anything wrong. यस, आई डिड नॉट डू Do anything wrong. यस, यही चीज, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एकदम ध्यान देना। आप चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी बताओगे, देखते हैं कौन कौन हमें बताता है। अगर हमने ये बोला, आप ये समझो कि ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है और इसका निगेटिव स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, अफर्मेटिव से निगेटिव आप बना रहे हो, लेकिन निगेटिव बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। ये चीज, एक मैंने सेंटेंस बोला कि देयर वाज नो वेयर टू पार्क। ठीक है, देयर वाज नो वेयर टू पार्क, नो वेयर टू पार्क। सपोज करिए आप अपनी कार लेके कहीं गए हैं और आपको कोई भी जगह पार्क करने की नहीं दिख रही है, तो आपने क्या बोला जी, देयर वाज नो वेयर टू पार्क। अब बताइए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर आप क्या बनाओगे, जो एग्जैक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा के बनाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यही चीजें सीखना। देखिए, आप हमारे पास क्लास कर रहे हैं, कुछ बेसिक सीखेंगे, कुछ उसी में हम बहुत डिफिकल्ट भी लेके आएंगे, लेकिन इसीलिए कि आप सीखो। अब आप हमारी हर क्लास में कंपोजिशन करेंगे, थोड़ा सा अपना क्रिएटिव ब्रेन का माइंड का यूज करेंगे। Sir, बताइए, there was not any place to park. देयर वाज नॉट एनी प्लेस Any नहीं, place to एनी प्लेस नहीं। जब वेयर है तो इसी को स्ट्रक्चर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एनी वेयर हो जाएगा वहां पे, एनीवेयर एनीवेयर हो जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो देयर वाजंट एनीवेयर टू पार्क, there was not anywhere to park. यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको देखते हैं कौन कौन बता रहा है। फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड, क्या है जी, फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड, कुछ लोग इंटरेस्टेड थे, इसका बताइए। सर वरंट हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे ना एक्चुअली इस स्ट्रक्चर में फ्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, नॉट मेनी हो जाएगा। Yes, इस तरह का भी स्ट्रक्चर आता है तो क्या हो जाएगा, नॉट मेनी पीपल वर इंटरेस्टेड, ये हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने माइंड में रखना है। एक और मैं बता रहा हूं, ये देखते हैं कौन बताता है। आई हैव नेवर सीन द फिल्म, मैंने क्या सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन द फिल्म, आई हैव नेवर सीन द फिल्म, मैंने कभी भी फिल्म नहीं देखी, इसका क्या बनेगा, आई हैवंट होगा सर। बताइए, देखते हैं कौन I बनाता है। haven't ever seen the film. yes, sir. आई हैवंट सर। हाँ बोलिए बोलिए, आई हैवंट, I have not ever seen the I film. haven't. अरे I वाह, haven't बहुत seen the अच्छा film. बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। आई Yes, sir. हैव नॉट एवर सीन द फिल्म, Film. Film, sir. क्लियर है सभी को, आई हैव Yeah. नॉट एवर सीन द फिल्म। फिल्म। ओके सर। बहुत Yes, sir. बहुत अच्छा। अब एक अगर ये और बहुत जबरदस्त में ले जा रहा हूँ, देखते हैं। मैं नो लॉन्गर का यूज आपको दिखा रहा हूँ, नो लॉन्गर सब सीख लो बढ़िया से बढ़िया लेवल पे निगेटिव सेंटेंस में। अगर आपने ये बोला कि एडम नो लॉन्गर, एडम, सर रिकॉर्डिंग हो रही है कहीं सर? रिकॉर्डिंग हो रही है, एडम नो लॉन्गर लिव्स हियर, एडम अब यहाँ पे नहीं रहता, लिव्स हियर। अब इसका निगेटिव बनाओ जी, इसका क्या बनेगा दूसरे तरीके से, Adam does not live here any long. ना, थोड़ा सा वर्ड को चेंज करना पड़ेगा है? Okay, sir. मतलब वो लॉन्गर नहीं आएगा, देख रही हो ना पीछे वाला चेंज Yes, हो रहा है sir. ना बार बार, Yes, sir. तो Yes, उसका sir. चेंज करिए, उसका अपोजिट लाइए। तो क्या हो जाएगा, कोई भी गेस करो। Adam does not sir बनाओ sir. हाँ हाँ एकदम सही बना रही हो आप, पीछे हाँ. का वर्षन का। Okay. एडम डज Adam नॉट does not live here एनी मोर, anymore.
Okay. एनी मोर, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलो देखो आनंद आ रहा है कि नहीं सभी को, बोलो भाई जितने Yes, भी sir. लोग। तो ये है, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया। तो इस तरह से चीजों को हमें करना। एक आइदर नाइदर वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ। अगर आपने कहा कि यू कांट सिंग, आप गा नहीं सकते, ठीक है, एंड नाइदर कैन आई, और ना मैं कर सकता हूं, ना तुम गा सकते हो और ना मैं गा सकता हूं। तो इसका क्या बनेगा? ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन Neither you can sing Neither nor you ये nor ये I can sing. Or I cannot sing. Neither इसी के you स्ट्रक्चर nor में can लाना I है, sing. इसी के स्ट्रक्चर Yes, में sir. लाना है। एक मिनट Neither मैं you. आधा बना दे रहा हूँ। Neither nor you, sir. Neither nor you. नहीं, सुनिए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि जहां पे स्ट्रक्चर है और मीनिंग वही निकले। यू कांट सिंग, आप नहीं गा सकते। सर यू एंड आई कैन नॉट सिंग। आप सेम इसी स्ट्रक्चर में रखिए, रुकिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, फिर बताइए आप। यू कांट सिंग, ये तो हो गया सिंपल सा, ठीक है, एंड, ठीक है, आप बताओ इसके बाद क्या करना है। यू कांट सिंग, सपोज फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, Either, either. तो आई कांट आइदर क्या हो जाएगा? आई कांट आइदर, ठीक है। आपने क्या कर दिया, मैंने क्या बोला था कि जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है इसको निगेटिव बनाओ और उसके बाद ये जो है इसका अपोजिट वाला लेके आ जाओ, ठीक है। तो आई कांट आइदर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए जब आइदर आएगा तो उसके साथ, ठीक है, नाइदर लीजिए, जब नाइदर आएगा तो आइदर आएगा, ठीक है। इस तरह से चीजों को आपको वो करना है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत ढेर सारे एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे कर लिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग ऐसे इसको बोलिए, बताइए ओरल में। सर, सर ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है, क्योंकि सेंस बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा। हम बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं ना, सेंस चेंज होगा कुछ भी चेंज नहीं होगा, यस स्ट्रक्चर भी चेंज मत करिए, है ना। और ये बहुत ही बेहतरीन कोशिश है। अगर आपके इंटरव्यू में ऐसा हो गया कि किसी ने, टीचर ने ये बोल दिया, अब मैं जाऊंगा तो मैं जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे बोलूंगा ये देखो मैंने सेंटेंस लिखा है, तुम इसको जो है चेंज करो, ठीक है, और मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, इसको और कैसे लिख सकते हो। तो दूसरा लिखने का तरीका ये है जो आपको बता रहा हूँ। क्लियर एकदम? यस सर। एक सेंटेंस सुनिए, मैंने आपसे बोला कि आई सा नो वन एक्टिंग स्ट्रेंजली, मैंने किसी को भी अजीब सा बर्ताव करते हुए नहीं देखा। आई सा नो वन एक्टिंग स्ट्रेंजली, क्या होगा इसका? आप लोग एकदम साइलेंट हो जा रहे हैं, नोट कर लिया करो। चलो आता मैं लिख रहा हूँ ऐसा। देखिए हम लोग थोड़ा सा अब जाएंगे ना, जहाँ पे डीपर लेवल पे जाएंगे, रेन एंड मार्टिन को भी पढ़ेंगे और यहाँ भी डीपर लेवल पे आएंगे। आई सा नो वन एक्टिंग स्ट्रेंजली, ठीक है, मैंने किसी को अजीब सा एक्टिंग करते हुए नहीं देखा। अब इसका बताओ जी क्या बनाओगे जब आप? आई डिडंट सी एनीवन एक्टिंग स्ट्रेंजली। अरे वाह क्या बात है राजकुमार जी, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या बनाया? आई डिड नॉट सी, ठीक है, एनीवन, ठीक है, एक्टिंग स्ट्रेंजली। क्लियर? तो ये हो गया। Yes, sir. तो बस मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि निगेटिव कितने तरीके से बन सकते हैं। एक तो आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको, मतलब ये सिर्फ मेरे कहने का तरीका सिर्फ यही था कि जरूरी नहीं कि आप निगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज करो तभी निगेटिव बनेगा। मतलब आप नो वन, एनी वन, नन, ठीक है, नो वेयर, नथिंग, फ्यू, लिटिल, इनका भी यूज करके निगेटिव सेंस दे सकते हो। क्लियर है मेरी बात? और अगर इसकी क्लियर मीनिंग देखनी है तो आप इसको आप हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट लगा के भी बना सकते हो। तो दोनों स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां हेल्पिंग वर्ब और नॉट नहीं है, डायरेक्ट कुछ वर्ड यूज किए गए हैं जो निगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज करके उसको निगेटिव बनाया। क्लियर है एकदम? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके सामने अभी तक नजर आए? तो आपने देखा नो, ऐसे वर्ड, नन, ये किसी सेंटेंस में आएंगे तो ये निगेटिव का ही काम करेंगे। तो आप इसके लिए एक हेडिंग डालोगे अदर निगेटिव वर्ड्स, ठीक है। ये कुछ और निगेटिव वर्ड हैं जो यूज होते हैं, तो अदर निगेटिव वर्ड्स, ठीक है। जब ये किसी भी सेंटेंस में आ जाएंगे ना, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नॉट आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है,
वो सेंटेंस अपने आप में निगेटिव हो गया इनके आते ही, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखा जी, नो, नन, ठीक है। फिर क्या हो गया जी, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये नोट कर लें, सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नोवेयर, अगर आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन ही पूछते कि ये बताओ कि किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए क्या आप केवल हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज करेंगे, हैं, तो आपको ये सारे बताने पड़ेंगे कि इन सब का भी यूज करके हम सेंटेंस में निगेटिव सेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में आपको रखना है। नोवेयर, ठीक है, यहां तक कि फ्यू भी निगेटिव सेंस देता है, फ्यू, लिटिल भी निगेटिव सेंस देता है। सर फॉरबिड भी होता है सर? बिल्कुल, फॉरबिड तो एक वर्ब ही होता है, तो जरूरत ही नहीं, उसका मतलब ही होता है रिफ्यूज करना, ठीक है। तो चलो अब ये हो गया, फिर उसके अलावा नेवर हो गया, फिर उसके बाद सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया। रेयरली भी निगेटिव देता है। अगर आप कहें कि ही रेयरली कम्स हियर, अगर आपने कहा कि ही रेयरली कम्स हियर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह कभी नहीं आता है, मतलब वो कभी कभी केवल आता है, आता ही नहीं है, कभी कभी आता है। ही रेयरली, तो रेयरली हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, ये भी अपने दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डली, स्कार्सली वाला, ये आपके एग्जाम में बार बार आता है, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, ये भी निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद नाइदर, नॉट। क्लियर है एकदम? एक हार्डली वाला मैं आपके सामने देता हूं, इसको आप लोग बना ले गए तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन अब जब सीख रहे हो तो सीख ही लो, है, अच्छी बुक से हम कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। देखिए, आई हैव हार्डली, दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूं, आई हैव हार्डली स्टार्टेड ऑन माई प्रोजेक्ट, मैंने, ठीक है, ठीक है, आई हैव हार्डली स्टार्टेड ऑन माई, पहले तो इसका मीनिंग समझो, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, तुम मेरे को बताओ मीनिंग क्या हो सकता है। मीनिंग ये हो सकता है कि सच्चाई तो सर ये है कि अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किया है, सच्चाई समझो। ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अगर आपने कहा हार्डली स्टार्टेड माय प्रोजेक्ट, इसका मतलब आपने अपनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किया है, जो सच्चाई ये है। अब बताइए, क्या कोई मुझे इसका दूसरा दे सकता है जहां पे हैव नॉट, आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा के इसको बनाना है, सेम यही मीनिंग निकलना चाहिए। आपको मैंने हिंदी बता दिया, आपके लिए आसान हो गया है, अब जो बना देगा वो समझ लो। इसीलिए ना इनका हमेशा अपोजिट वाला वर्ड अपने माइंड में रखना आप सभी, तभी आप कर पाओगे। जितने भी मैंने अपोजिट, इसीलिए ढेर सारे एग्जाम्पल बताया कि अपोजिट वाला अपने दिमाग में, तो बताइए क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, सर आई हैव नॉट ऑफेनली स्टार्टेड ऑन माय ना प्रोजेक्ट, बस हार्ड, आई सर आई हैव नॉट स्टार्टेड माय प्रोजेक्ट फुली। चलो कुछ हद तक आप जा रही हो। यहाँ पे क्या होगा कि जो फुली वगैरह है वो यहीं पे आता है ना, आप लोग को एडवर्ब का रूल पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो आप ये कर लो कि आई हैव, देख आई हैव नॉट रियली, ठीक है, रियली स्टार्टेड, ठीक है, आप फुली भी बोल सकते हो, बहुत से वर्ड्स आ सकते हैं, रियली स्टार्टेड ऑन माय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो आपको बेहतर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सर सभी, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए दिव्या।